संघ और सरकार में भी टकराहट होती रहती है। संबंध बीजेपी सरकार का और आपके बीच में हम नहीं जानते। दुनिया के कोई भी आ जाएगा, अडानी भी, अंबानी भी, वो भी, जहाँ 10 गांव उजाड़ना है 50 गांव उजाड़ देंगे, उनको क्या फर्क पड़ता है। हमेशा कहते ना, वो एक गोली चलाए तो हम 100 गोली चलाएंगे, 10 गोली चलाएंगे। शांति वार्ता एक पक्ष चाहता है, दूसरा पक्ष नहीं चाहता। तो ये खेल को तो हम बहुत पहले से जानते हैं। तो तुम अपना स्वार्थ के हिसाब से अपना स्टैंड बदलते रहते हो। नक्सलवाद और बीजेपी, आपने $100 क्वेश्चन किया है। आप पूर्व केंद्रीय मंत्री और मध्य भारत के प्रमुख आदिवासी चेहरे के रूप में पहचान बनाने वाले अरविंद नेताम जी इस वक्त हमारे साथ हैं। 2 दिन पहले वो नागपुर में थे। नागपुर मुख्यालय में एक कार्यक्रम में उनको बतौर मुख्य अतिथि बुलाया गया था। तो हम उनसे बात करेंगे कि नागपुर के दौरे के बारे में, क्या वहाँ पे कुछ बातें हुई। नेताम जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। रायपुर में आ चुके हैं, तो संघ मुख्यालय से आप क्या संदेश लेकर लौटे हैं? एक तो मैं संघ को धन्यवाद दिया इस बात की कि भाई मुझ तरीके एक साधारण सा जो सामाजिक कार्यकर्ता को इतनी मान्यता दिए और इस मंच पे मुख्य अतिथि के रूप में बुला के, बहुत बड़ा मेरे लिए बड़ा सम्मान और गौरव की बात है। ये तो हम कभी सोच भी नहीं सकते थे। धन्यवाद। देखिए, कुछ सालों से मैं संघ और समाज के बीच की जो दूरियां हैं, वैचारिक दूरियां, ये मैं महसूस कर रहा था। क्योंकि समाज में, आदिवासी समाज में जो अस्तित्व की स्थिति बनती है, खतरे में बनती जा रही है, एक के बाद उसको ध्यान में रख करके हम ढूंढते रहे देश में ऐसी कौन सी संस्थाएं जो चिंतन मंथन करती है सामाजिक रूप से। मुझे कोई नहीं मिला सिवाय संघ के। इसीलिए पिछले बार ये जो राजा राव पठार में जो हमारी सामाजिक मेला होता है, हमने पहली बार संघ के पदाधिकारी जिसमें रामलाल जी आए थे, उनको चीफ गेस्ट बनाए थे। उसी आड़ में उनके और भी आए थे साथ में। बहुत से मुद्दों पर चर्चा करने का मौका मिला और उन्होंने कहते थे भाई कि हम बहुत सी चीज़ आपके इलाके का या ट्राइबल समाज को हम बहुत से गहराई से नहीं समझते, बताइए। तो हम नहीं उनसे चर्चा में बताए। तो एक विचारों का आदान प्रदान से बहुत सी चीज़ें फासला कम होता है और इसी को ध्यान में रख करके हम नागपुर का प्रवास का पूरा फायदा उठाया। संघ प्रमुख जी से बहुत आत्मीयता के साथ में 1-1 घंटा बैठ करके बहुत से मुद्दे पे बात की। जनसभा में उनके साथ में शेयर किए और वहाँ भी किए, अपनी जो भी बात कहा तो वहाँ अपनी प्रतिक्रिया जाहिर की। बहुत अच्छा लगा। चूंकि आपने कहा कि आप उस कार्यक्रम में गए और आपने उस पूरे कार्यक्रम का फायदा उठाया। इसके पहले आप इंदिरा गांधी जी के समय में आप केंद्रीय मंत्री भी रहे, तो क्या उस वक्त आपको फायदा उठाने से सरकार रोक रही थी? नहीं, उस समय ये इतनी समस्या नहीं थी। जो धर्मांतरण की समस्या इतनी नहीं थी। जल जंगल जमीन की समस्या नहीं हुई थी। एक तो धर्मांतरण अभी कुछ सालों से ज्यादा हुआ है, 30-40 साल से। पहले उतना नहीं था। और बस्तर में तो प्रेमचंद भंजदेव जब तक जिंदा थे तो एक भी धर्मांतरण नहीं, हिम्मत नहीं होती थी। तो ये वक्त के साथ साथ हुआ है। और 1991 में जब उदारीकरण की नीति आया, उसके बाद तो जल जंगल जमीन से संबंधित जो सामाजिक समस्याएं बढ़ने लगी। वो आभास हो गया था कि उदारीकरण के बाद ये बढ़ेगी और वही 25-30 साल हो गया, आज बिल्कुल सही साबित हो रहा है। तो आप ये कह रहे हैं कि जल जंगल जमीन और इसके अलावा जो धर्मांतरण का मामला है, उसमें संबंध आप देख पा रहे हैं क्या?
नहीं, ऐसा तो नहीं, पर संबंध क्या होता है कि लगता है कि क्रिश्चियन मिशनरी जो लाचारी का, बहुत सी गरीबी का, ये भी है वो है, गलत फायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं। चूंकि आपने नागपुर मुख्यालय में भी इस पूरे मामले को बहुत प्रमुखता से उठाया और मंच से भी उठाया है, डीलिस्टिंग का मामला आपने उठाया और आप अब उसके साथ सहमत भी हैं। तो ये कैसे हुआ, ये बदलाव कैसे आया? नहीं, इसको क्या है, पहले तो हम इसके पक्ष में नहीं थे डीलिस्टिंग के। जब हमने अध्ययन किया, अध्ययन करने के बाद ये निष्कर्ष निकला कि यही एक तौर तरीका है जो इनकी जो मतांतरण हो गए हैं, तो उनके अधिकार कैसे खत्म किया जाए। हमारा मेन मुद्दा तो ये भी है ना कि मतांतरण के जो भी है, धर्मांतरण हो रहा है, उसके पीछे ये डबल फायदे उठाते हैं, इधर भी है उधर भी है। तो इसको कैसे रोका जाए, तो ये तो संविधान में भी व्यवस्था है कि भाई आदिवासी कौन, तो उनके कुछ विशेषताएं हैं। जिस दिन मतांतरण हो तो सारी विशेषताएं खत्म हो गई ना। एक चीज हम और समझना चाहेंगे आपसे कि आपने अभी जिक्र किया अपनी प्रेस वार्ता में कि जो पूर्वोत्तर भारत का जो आदिवासियों का जो मामला है, आप बस्तर से आते हैं चूंकि, और पूर्वोत्तर भारत का भी आपने जिक्र किया और आपने संघ के मुख्यालय के उस कार्यक्रम में एक बात कही थी और संघ से ये कहा था कि वो अपनी छतरी के नीचे आदिवासियों को जगह दे दें। तो मेरा सवाल यही है कि बस्तर से लेकर के पूर्वोत्तर भारत तक आदिवासियों में विविधताएं हैं, उनके कल्चर में, उनके रहन सहन में, उनके तीज त्योहार में भी बहुत सारी विविधताएं हैं। तो वो एक छतरी के नीचे आप कैसे लाने की उनकी बात कर रहे हैं, वो छतरी कैसी होगी, इस पर जरा खोल करके बताएं, क्योंकि इसकी बड़ी चर्चा हो रही है जो छतरी आपने वहां पर खोली है। नहीं, देखिए, धर्म कोड की जब चर्चा हुई कुछ सालों से, तो यहाँ भी थोड़ा बहुत हुई, छत्तीसगढ़ में, झारखंड में ज़्यादा हुई, तो भील इलाके में कुछ और हुई। तो चर्चा तो छिड़ी, दिल्ली में भी एक दो मीटिंग हुई, तो महसूस तो हुआ कि पिछले बार जब ये होता था, धर्म कोड की यानी होती थी, अलग अलग नाम कई सालों तक रहा है सेंसस के उसमें। मेरे मन में ये आया कि धर्म कोड की बात जब आई, तो मैंने मंच में संघ प्रमुख को एड्रेस करते हुए कहा कि ये मसला आपके लिए बहुत कठिन है, पर जितना आपके लिए कठिन है उतना मेरे लिए भी कठिन है। अगर भारत सरकार कहे कि भाई एक शब्द कौन सा होगा, सब बताओ पूरे देश के आदिवासी, यही कहेगा ना धर्म कोड के, तब तो हम निरुत्तर हो जाएंगे। भील अलग कहता है, उरांव अलग कहता है, संथाल अलग कहता है, गोंड अलग कहता है। अभी एक रूपता नहीं है। ये बहुत कठिन स्थिति हमारे लिए भी है, पर इसकी कहीं ना कहीं एक तो ये होना चाहिए कि भाई चर्चा होते रहना चाहिए। कोई चीज एकाएक नहीं होगा, जितना कठिन होगा उतना लंबा समय लगेगा। फिर मैंने उनको कहा कि इसके पीछे मेरा उद्देश्य क्या है। मैं सभा में भी कहा, हमको इस देश में हमारी पहचान बनी रहे, धर्म कोड के पीछे यही है, पहचान बनी रहे। जैसे हमने कहा कि इस देश में बौद्ध धर्म पैदा हुआ, जैन धर्म पैदा हुआ, सिख धर्म पैदा हुआ, और सभी धर्मों को ये जो सनातन ने उनको आत्मसात किया। रखे हो ना एक पकड़ के थोड़ा बहुत, तो कोई अपनी अपनी बात जरूर कहता है। तो आदिवासियों को भी वही चीज कर दीजिए, और उस छतरी जो आप इनको रखे हो, तो हम छोटे आदमी होंगे, अब
12 करोड़ तो 13 करोड़ क्या नहीं, तो कहीं वो उधर तक दीजिए। आप जितना दूर भागोगे कोई ना कोई उसको पकड़ने की कोशिश करेगा, तो आप ही पकड़ लो ना भाई। बड़ी महत्वपूर्ण बात आपने कही है। अमेरिका से डेलीगेशन आया था 5-6 लोगों का। मैं अपनी पहचान की बात एक और कहा कि अमेरिका में रेड इंडियन की जो स्थिति है वैसा नहीं होना चाहिए हमारी यहाँ के मूल निवासियों, इसको हमेशा ध्यान रखें। तो ये कहीं ना कहीं आप जितना दूर होंगे उतना ही दूर भागते जाएंगे। बस्तर की दो प्रमुख बस्तर की आपने बहुत सारी वहाँ पे बातें रखी, बस्तर का नाम भी लिया आपने। नक्सलवाद और औद्योगिकीकरण दोनों अलग अलग विषय हैं। मैं पहले नक्सलवाद पर आता हूँ कि आपने कहा कि नक्सलवाद बस्तर की बहुत बड़ी समस्या है। हाल के दिनों में कई बड़े ऑपरेशंस चलाए गए, बड़ी संख्या में नक्सली भी मारे गए, उनके प्रमुख नेता भी मारे गए हैं। इस पूरे ऑपरेशन को, जिसको बताया जा रहा है कि बस्तर में शांति के लिए ये पूरा प्रयास किया जा रहा है, उसको कैसे देखते हैं आप? देखिए, इसको मैं विचारधारा से जोड़ता हूँ। नक्सलवाद और बीजेपी दोनों एक दक्षिणपंथी एक वामपंथी, दोनों के रिश्ते तो वैचारिक रूप से 36 के हैं। कांग्रेस सेंट्रिस्ट पार्टी है। दोनों के आंकड़े 36 के हैं, तो हार्ड डिसीजन लेने में सरकार को आसान हो गया अपनी विचारधारा की वजह से। मोदी के अमित शाह कहते ना, हाँ, वो एक गोली चलाए तो हम 100 गोली चलाएंगे, 10 गोली चलाएंगे। ये विचारधारा से जुड़ा हुआ है मामला। ठीक है, एक उसको खत्म करने का भी एक तरीका विचारधारा के हिसाब से सही है वो। अब सवाल ये है कि हो गया खत्म। मैं वहाँ सभा में भी कहा कि भारत सरकार को धन्यवाद इसके। उसके बाद क्या आएगा? कुछ ना कुछ आएगा। पर हमने कहा हम बेसब्री से भारत सरकार की जो आगे की रणनीति है हम वेट कर रहे हैं। क्या कार्य योजना बस्तर के सामने रखेंगे ताकि ये जो वातावरण से प्रभावित लोग हैं या जो भी हैं उनको कैसे नई विचारधारा से नए माहौल में आगे ले जाएं। ये बहुत बड़ा चैलेंजिंग जॉब है भारत सरकार के लिए, कोई आसान नहीं है। और अगर चूक हो गया तो फिर पैदा होगी। तो मौजूदा सरकार के जो बस्तर में शांति के प्रयास चल रहे हैं, उनसे आप सहमत तो नजर आ रहे हैं। और इसके पहले आप कांग्रेस में थे और कांग्रेस की भी सरकार रही है। आप क्या समझते हैं कि ऐसे प्रयास कांग्रेस की तरफ से क्यों नहीं किए गए? कांग्रेस की सरकार की तरफ से ऐसे प्रयास बस्तर में शांति के लिए अब तक क्यों नहीं किए गए? देखिए, इसका मेरा जो आकलन है, कल तक के बहुत मजबूत थे नक्सल। वो सोचते थे हम क्यों झुकें, हम क्यों बात करें। आज सरकार मजबूत है, वो कमजोर है, वो कहते करो। तो ये खेल को तो हम बहुत पहले से जानते हैं। तो तुम अपना स्वार्थ के हिसाब से अपना स्टैंड बदलते रहते हो। ईमानदारी से शांति वार्ता एक पक्ष चाहता है, दूसरा पक्ष नहीं चाहता, तो कैसे होगा? आज सरकार क्यों मानेगी, मुझे बताओ। वो तो कहते हैं खत्म हो गए, थोड़ा बहुत है उसको भी निपटा देंगे। तो ये वैचारिक और जो परिस्थिति है ना, उस हिसाब से होता रहता है। तो ये मेरे हिसाब से मेरा अपना सोचना है। और शांति वार्ता तो पहले भी देखा है हम लोगों ने अपने समय में, फेल क्यों हुआ? नहीं, आप
हथियार लेके नहीं आएंगे, तो हम हथियार लेके आएंगे तो हम ये करेंगे तो वो करेंगे, नकरा। मजबूत थे। आज तो जान बचाने की लाले पड़े हैं। तो ये सब फर्क पड़ता है। अब मुझे लगता नहीं कि सरकार शांति वार्ता के पक्ष में होगी। अब हम तो जानते नहीं, हम तो इससे दूर हैं बहुत। तो फिलहाल एक तरफ जहां बस्तर में शांति की तमाम सरकार की कोशिशें भी हो रही हैं और उसके बाद बस्तर में औद्योगिकीकरण और वहां पर विकास के भी तमाम कार्यक्रम हैं सरकार के। भविष्य का बस्तर आप कैसा देखना चाहते हैं? आपके मन में क्या एक कल्पना है भविष्य के बस्तर को लेकर के? देखिए, इस मामले में मैं थोड़ा सा ऑर्थोडॉक्स हूं, और मैं शुरू से जब राजनीति में आया तब से बड़े उद्योग, ट्राइबल एरिया में बड़े उद्योग हो, उसके खिलाफ रहा हूं। उसका कारण है, जितने बड़े उद्योग आएंगे गांव उजड़ेगा, और कोई आदिवासी उजड़ना नहीं चाहता अपनी जमीन से। उसके पीछे कारण भी है। हमारे जितने पुरखों का दफन हुआ है, हम पुरखों को ही देवता मानते हैं। उनका दफन हुआ है, उनकी पूजा होती है अपने समय समय पे। उजड़ेगा तो वो छोड़ के जाएगा ना, कहाँ जाएगा? फिर वो रिप्लेस कैसे होगा? ये बात को इस देश में कोई नहीं समझता, इसलिए कि हम आदिवासी हैं। हो गए साले, तुम क्या देवी देवता ये है? हमारी देवी देवता कुछ नहीं है, आपकी देवी देवता सब कुछ है। तो ये जो यानी उजड़ने की जो बात आप कह रहे हैं ना, हम शुरू से इसके बाद बड़े उद्योग के हम खिलाफ रहे हैं, और हमसे जितना हुआ आप करते रहे। ये तो उदारीकरण के बाद समस्या पैदा हो रही है ना। जब तक के उदारीकरण नहीं आया था तब तक तो पब्लिक सेक्टर ही घुस सकती थी ना ट्राइबल एरिया में, प्राइवेट सेक्टर नहीं घुस सकती थी। अब तो दुनिया के कोई भी आ जाएगा, अडानी भी, अंबानी भी है, वो भी। जहाँ 10 गांव उजाड़ना, 50 गांव उजाड़ देंगे, उनको क्या फर्क पड़ता है? यहाँ से नहीं तो वो ऑस्ट्रेलिया चल देंगे, वो वहां अपना खदान खोल दो। तो क्या उदारीकरण और बस्तर के आदिवासियों के बीच में अगर कहीं कोई बाधा आएगी और जरूरत पड़ी कि अरविंद नेताम मध्यस्थता करें, तो आप तैयार होंगे? नहीं, देखिए, मैं सभा में और जो 1-to-1 जो डिस्कशन हुआ संघ प्रमुख जी से, मैंने एक बात स्पष्ट किया। अब उदारीकरण इतने साल हो गया, अब मेरे शरीर के आदमी ये कहना छोड़ दिया कि भाई उद्योग नहीं होना। हम जानते हैं उद्योग लगेगा तो देश भी आगे बढ़ेगा, इस बात को हम महसूस करते हैं। तो साहब, मैंने कहा 2 सुझाव आपके सामने रख रहा हूं। आप अधिग्रहण मत करिए, लीज में ले लीजिए। जब खदान खत्म हो जाएगा, लेबलिंग कर दीजिए उसको, फिर वो वापस दे दीजिए। तो ये कम से कम वो जो जमीन की समस्या, उनकी अपनी जमीन के बारे में होते ना, उनको कम से कम ऐसे सॉर्ट आउट किया जा सकता है। और इसमें सरकार को देखिए, अब आप संघ में चिंतन करिए और देखिए इसको क्या हो सकता है। नहीं तो ये नोट कर लीजिए, अगर आपको इस देश में गलत ढंग से हैंडल करेंगे, पुलिस के जोर से और ये सब पैरामिलिट्री के जोर से, विद्रोह होगा। आज नहीं तो 50 साल बाद होगा। 150 साल पहले आदिवासी अंग्रेज से लड़े ना, क्यों लड़े? इसी बात पे कि बाहर से फिरंगी आए हैं, हमारी जल जंगल जमीन हस्तक्षेप क्यों कर रहे हैं, इसी बात की तो लड़ाई था। फांसी चढ़ गए। तो ट्राइबल सेंटीमेंट को बड़ा टेक्टफुली डील करना चाहिए, और जल जंगल जमीन को लेकर अगर इसमें आप कहीं चूके
ठीक नहीं होगा। ये मेरा अपना सोच। आप बेहद ही गंभीर विषय आपने वहाँ भी उठाए हैं और यहाँ पर भी आप उसी मामलों पर बात कर रहे हैं। लेकिन ये सारी माँग संघ से क्यों? आपने $100 क्वेश्चन किए है आपने। मैंने ओपन स्पीच में कहा वहां नागपुर में, हम कहे चाहे राज्य सरकारें हो चाहे केंद्र सरकारें हो, हम अपनी भावनाओं को, सामाजिक भावनाओं को कहते कहते थक गए। पेशा कानून, मैंने स्पीच कोट किया है, हम लोगों समय बना। हम संघ प्रमुख को कहा कि साहब हम जानते हैं जब उदारीकरण आ गया था तो हम समझ गए थे आंधी या तूफान आने वाला है आदिवासी इलाके में, ये हम तो समझ गए थे। उसी बीच में पेशा कानून पेंडिंग था पार्लियामेंट में। कुछ ब्यूरोक्रेट्स ने कहा कि भाई ये पेशा कानून पेंडिंग है, आप लोग जितना सुरक्षा कर लो इस कानून के जरिए कर लीजिए, नहीं तो दुर्गति होने वाला है। ये तो साफ था। तो पेशा कानून बनवाया, थोड़ा बहुत जमीन जंगल को कैसे प्रोटेक्ट करना है। हमने भरे सभा में कहा साहब कि सब कुछ करने के बाद सब सरकार पार्लियामेंट कानून बनाई। 30 साल हो गया, एक भी सरकार ने उसको ईमानदारी से लाया। मैं तो छत्तीसगढ़ को उदाहरण दिया, 25 साल नए राज्य हो गए। एक खदान मुझे मैं बता सकता हूं कि ईमानदारी से ग्राम सभा की सहमति नहीं मिली। अब इसका क्या इलाज है? कहां जाएं हम? यही तो कहा। हम आपसे इसलिए कह रहे हैं, आपकी सरकार है, कम से कम क्या कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं आप जानो। हम तो अपनी दुखी आदमी हैं, आपके सामने रख रहे हैं। कितना इसको रास्ता निकाल सकते हो, कितना समझा सकते हो आपकी सरकार। मैं जानता हूं संघ और सरकार में भी टकराहट होती रहती है, ये भी हम जानते हैं। पर चूंकि मातृ संस्था है तो हम यही उम्मीद करते हैं कुछ ना कुछ राहत मिलेगी। और वो किसके पास जाए इस देश में? अरविंद नेताम जी ने बहुत ही महत्वपूर्ण बात की है। हम अपनी बातचीत को ख़त्म करेंगे। एक आखिरी सवाल, इस सवाल के साथ हम ये पूरी बातचीत ख़त्म करेंगे। अरविंद जी, संघ से नज़दीकियों को लेकर के एक जो चर्चाएं हो रही हैं वो क्या है, उस पर आप कैसे विराम लगाएंगे? क्या चर्चा हो? कि आप संघ में जा रहे हैं या भाजपा के नज़दीक जा रहे हैं, इसको लेकर के जो चर्चाएं हैं। देखिए, ऐसा है कि मेरी प्राथमिकता समाज की जो खतरे हैं वो है इस उम्र में। मेरे को संघ में जाके कि बीजेपी में जाके कि कांग्रेस में जाके कोई कुर्सी पाना है कि पद पाना है कि सुविधा पाना है, मेरी प्राथमिकता बिल्कुल नहीं है। इस प्रदेश में या देश में सबसे बड़ी दिक्कत ये है, हर चीज को राजनीतिक चश्मे से देखने की आदत। अरे मैं कह रहा हूं कि संघ ही एक ऐसी संस्था है जो समाज के हित में गहराई से काम करती, चिंतन मंथन करती है। कौन है बता दीजिए मुझे। ये तो मैं मोहन भागवत जी को कहा कि साहब मैं तो, और कोई है नहीं इस देश में, अब कितना मदद कर सकते हो नहीं कर सकते हो ये आपके ऊपर छोड़ रहे हैं। क्योंकि आपकी भूमिका को तो हम, संघ को तो हम पूरा समझे नहीं ना। पर संबंध बीजेपी सरकार का और आपके बीच में हम नहीं जानते। पर चूंकि एक मातृ संस्था की हम उम्मीद करते हैं भाई कुछ ना कुछ रास्ता तो निकालो, हम रास्ते की बात करते हैं। पर बाकी लोगों का ये जो सोचना कि घटिया जो है, अब हम सरी के आदमी को बड़ा दुख होता है। अरे भाई राजनीति छोड़े कितने साल हो गए,
समाज के बीच में काम कर रहे हैं और करते रहेंगे। हमको तो ये संघ ऐसा दिखा कि इससे थोड़ी बहुत उम्मीद है, सरकार को प्रभावित करेंगे। अब जैसे सरगुजा के मामले को पहले भी बात किया था, जानते हैं पर्यावरण के मामले में डॉक्टर मोहन भागवत उतना ही सेंसिटिव है जितना मैं हूं, पर वही है कि देश को उद्योग की भी जरूरत है, वो भी है, अपनी जगह है। तो ये थे अरविंद नेताम जी, जो ये कह रहे हैं कि वो अब सक्रिय राजनीति में लौटने का उनका इरादा तो नहीं है, लेकिन आदिवासी समाज से जुड़ी मांगों को लेकर के वह संघ में उम्मीद देख रहे हैं। मैं अरुण पांडे, कैमरा पर्सन यासीन मेमन के साथ, रायपुर।